अच्छा, PHP के हमारे बेसिक ट्यूटोरियल्स का ये थर्ड पार्ट है और फॉर्म हैंडलिंग का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो हम फॉर्म हैंडलिंग में हमने बात की थी टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड बॉक्स और एक कॉमा बॉक्स की। अब जो है हम नेक्स्ट स्टेप पर जा रहे हैं कि किस तरह रेडियो बटन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह समझ लीजिए कि आपके पास एक फील्ड है जेंडर के नाम से। ठीक है भाई, जेंडर है, आपने इसके अंदर मेल फीमेल का जेंडर लेना है। आप रेडियो बटन का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब आपको मल्टीपल चॉइस में से कोई एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको कहते हैं बेस्ट चॉइस। एक होता है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक होता है बेस्ट चॉइस। ठीक है जी, तो मेल और फीमेल, एक्चुअली इन दोनों में से कोई एक ही चीज सिलेक्ट होगी। तो आप लेंगे इनपुट टाइप रेडियो और उसकी वैल्यू आपने दी M मतलब मेल और नेम उसका रखा लेट्स से G या जेंडर ही रख दिया हमने। ठीक है, ये एक रेडियो बटन बन गया और इसके आगे मैंने लिख दिया मेल। ओके, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। फीमेल के लिए भी मैंने एक बनाया और उसमें मैंने वैल्यू सिर्फ चेंज की, मैंने नाम सेम रखा, क्योंकि HTML में हम ये सीखते हैं कि किस तरह से दो रेडियो बटन को ग्रुप किया जाता है। तो जब 2 3 4 5 एक फॉर्म के अंदर जितने भी रेडियो बटन के नाम सेम हैं, वो सब उन सब में से कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है, वो ग्रुप बन जाते हैं। ऑलराइट, तो देखें आपके पास फ्रंट एंड पर 2 रेडियो बटन आ गए, मेल और फीमेल। जब मैं फीमेल को चेक करता हूँ और उसके बाद मेल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें जब मेल आया तो फीमेल अनचेक हो गया। ठीक है, ये फ़ायदा हुआ है कब? जब आपने नाम सेम रखा है। इसी तरह जब आप PHP में जाएंगे तो आप वहाँ जाकर डेफिनेटली आप $पोस्ट में एक ही बार वो नाम लिखेंगे। ठीक है, आपने D में ले लिया जेंडर। अब इसका मतलब क्या है कि वो दोनों सिलेक्ट तो हो ही नहीं सकते एक बार, तो जो भी सिलेक्ट हुआ होगा उसी की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, हम यहाँ प्रिंट कर लेते, D को प्रिंट किया, मैंने कहा भी जेंडर इज D। अच्छा, तो आइए सबमिट करते हैं डेटा। हमने डेटा लिया अली, पासवर्ड और मेल सेलेक्ट करके सबमिट कर दिया। तो देखिए अली है और सिटी की ID क्या है 2, क्योंकि हमने लाहौर सेलेक्ट किया था, और जेंडर में क्या आया M। ठीक है, हम वापस जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अगर वो खाली सबमिट कर दे तो क्या होगा? जैसे हमने इसको खाली सबमिट किया तो हमारे पास एक एरर जनरेट हुआ। एरर जनरेट हुआ कि जो आप $पोस्ट के अंदर जेंडर के नाम से जो आप एलिमेंट ढूंढ रहे हैं वो सबमिट नहीं हुआ है। इसका मतलब है वो है ही नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू सेट नहीं हुई। अब इसका क्या तरीका है इसको रोकने का? नंबर एक तो ये कि आप इसको रिक्वायर कर दें। ठीक है जी, रिक्वायर करने का मतलब क्या होता है? आपने दोनों को रिक्वायर कर दिया तो इनमें से कोई एक भी सिलेक्ट हो जाएगा तो ये ओके है, वरना ये सबमिट नहीं होगा। लेट्स से मैं अगर इसको बगैर चेक किए सबमिट करता हूँ, मैं सबमिट का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो देखिए वो क्या कह रहा है, प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ दीज ऑप्शन। अंडरस्टैंड? ये फायदा किसका हुआ? रिक्वायर्ड का। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है कि आप किसी एक को चेक कर दें। इसका मतलब है ऑलरेडी मेल वाला जो है वो सिलेक्ट हुआ हुआ आएगा। समझ आई? देखो यहाँ पर अब ये मेल बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, तो आपकी ये टेंशन खत्म हो गई कि इसको कोई बगैर सिलेक्ट किए सबमिट कर देगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? वैल्यू में आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने M और F रखा था। ऑलराइट, अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि सर इसके अंदर चेक बॉक्स का भी इस्तेमाल होता है, और चेक बॉक्स जो होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। चेक बॉक्स क्या होता है? मल्टीपल सेलेक्ट होते हैं। अब मैं यहाँ पर लेट्स से जेंडर तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट देने हैं स्टूडेंट को, या कोई दिन है या कुछ ऐसी चीज़ें जो मल्टीपल सेलेक्ट हो सकती हैं। अब मैंने सब्जेक्ट के अंदर मैंने उसको दे दिया चेक बॉक्स, और इसकी वैल्यू रख दी मैंने SCI फॉर साइंस, और नेम। अच्छा, चेक बॉक्सेस के नाम हम सेम रख भी सकते हैं अगर हमें एक तरह से करना है, और अगर हम जो है वो डिफरेंट तरीके से करेंगे तो हम डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे। फ़िलहाल मैं एक काम करता हूँ, मैंने कहा भाई लेट्स से SUB और ये मैंने ब्रैकेट लगा दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक एरे। इसका मतलब क्या है? ये एक एरे, दैट मीन्स ये मल्टीपल टाइम हो सकता है, और इसको रिक्वायर नहीं रखना क्योंकि चेक बॉक्स खाली भी हो सकता है। मैंने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करा दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया UR मतलब उर्दू एंड साइंस। अंडरस्टैंड? चेक बॉक्सेस मैंने 2 लगाए, जिनके नाम मैंने सेम रख दिया, उसके आगे एक ब्रैकेट लगा दिया।
तो ये देखें हमारे पास चेक बॉक्सेस आ गए। ठीक है भाई, कोई इशू? अच्छा, अब इसे वहां कैसे रिसीव करेंगे? जब आप यहाँ पर आएंगे, नाम हमने रखा है SUB, ओके। ई के अंदर हमारे पास SUB मिल रहा है हमें, और हमने कहा सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स। इंपॉर्टेंटली जब वो एक एरे है तो वो एरे की ही तरह सबमिट होगा। तो हमने यहाँ पर कुछ डेटा भेजा और हमने सबमिट किया। तो देखिए सब कुछ ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि एक एरे को आप एज अ स्ट्रिंग कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? एरे को आप एज अ स्ट्रिंग प्रिंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें एरे का पढ़ना ज़रूरी है, एरे को जानना ज़रूरी है। फिलहाल के लिए मैंने ये कर दिया कि मैं ई के अंदर से, क्योंकि एक एरे मैं वैसे ही इसको प्रिंट कर दूँगा। एक PHP में एरे प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट अंडरस्कोर R का मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये रियल प्रिंट करता है। तो मैंने $E दे दिया, मतलब वो उसको एज अ एरे ही प्रिंट कर दे। मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया, फिर देखिए उसने एज अ एरे प्रिंट कर दिया उसको। अंडरस्टैंड? कि 0 पे उसके SCI मिला है और 1 पे UR की वैल्यू मिली है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस पे लूप चला दूंगा तो फिर हम इसको प्रिंट कर सकेंगे। तो लूपिंग मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में जब आपको बताऊंगा, या इसको ऐसा कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ डेफिनेटली, फिर अगर जब हम लूप पढ़ा दूंगा तो फिर दोबारा से बता दूँ। मैंने यहाँ पर लिखा फॉर ईच। फॉर ईच का लूप इस्तेमाल होता है PHP में और हर लैंग्वेज में मल्टीपल कलेक्शन आइटम के लिए, कलेक्टिव वेरिएबल्स के लिए ना, जो कंपाउंड वेरिएबल होते हैं। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया ई, कि जो ई है उसको आप क्या समझ लें, उसकी हर वैल्यू को आप लेट से एक अदद आइटम समझ लें, ओके। और फिर मैंने एको कर दिया $आइटम को। अंडरस्टैंड? और ऊपर मैंने लिख दिया कि सब्जेक्ट्स, ओके। होगा क्या कि उस ई के अंदर पड़ा हुआ हर वैल्यू आइटम में जाएगी और प्रिंट होती रहेगी जितनी भी उसके अंदर वैल्यूज है। तो देखिए ज़रा, ये स्काउट साइंस एंड उर्दू एक साथ मिलकर आ गया। अगर हमने इसके दरमियान कुछ भी देना है तो मैंने एक कॉन्केटिनेट करा दिया डैश का साइन, कि वो प्रिंट हो और उसके बाद डैश का साइन भी प्रिंट कर दिया। अंडरस्टैंड? दोबारा से इसको सबमिट कर लेते हैं। देखिए मेरे पास मेरे फॉर्म के ऊपर 2-3 सब्जेक्ट है। मैंने साइंस भी सिलेक्ट किया और उर्दू भी सिलेक्ट कर लिया, ओके। सबमिट किया तो देखिए सब्जेक्ट्स में साइंस एंड उर्दू दोनों आ गए, क्योंकि मेरा जो चेक बॉक्स लिस्ट थी, जो चेक बॉक्स थे वो सब एक ही नाम से थे। तो एक्चुअली वो एक एरे के अंदर सबमिट हुए। जब वो एक एरे में सबमिट हुए तो मैंने उस एरे को फॉर ईच के जरिए से प्रिंट कर दिया। कोई इशू? अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पर मैं चाहूँगा तस्करा करूँ, एक चीज़ और होती है हिडन फील्ड। हिडन फील्ड क्या होती है कि ऐसा टेक्स्ट बॉक्स जो आपके पास यूज़र को शो ना हो, आपका जो विजिटर है, जो यूज़र है, जो फॉर्म सबमिट कर रहा है, उसको ना पता चले, लेकिन सर्वर पे आप कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हो हिडन करके, तो इसको कहते हैं हिडन फील्ड के जरिए काम हो सकता है। लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो यूज़र है वो कौन से ब्राउज़र से सबमिट किया उसको, मुझे ये पता करना है कि यूज़र ने कौन से ब्राउज़र सबमिट किया, लेट्स सपोज। तो फिर मैं एक काम करूँगा, मैं अपने फॉर्म के अंदर कहीं भी एक इनपुट टाइप पहले टेक्स्ट फील्ड लगाता हूँ ताकि आपको उसकी वैल्यू में बता दूँ, फिर उसको हिडन करेंगे। नेम में मैंने दे दिया लेट से बी ब्राउज़र, ठीक है। और उसकी वैल्यू में मैंने PHP के टैग खोले। PHP के ज़रिए से आप ब्राउज़र को पता कर सकते हैं कि कौन सा ब्राउज़र है। मैंने एको कर दिया इसके अंदर, कहाँ पर, वैल्यू के अंदर एको किया $_सर्वर। $_सर्वर से हम तमाम सर्वर वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अंदर मैंने लिख दिया HTTP _user_agent। ये वो तरीका है जिससे हम ब्राउज़र के बारे में इंफॉर्मेशन प्रिंट कर सकते हैं। आगे देखें इंडेक्स के पेज पर, तो हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया ऊपर, दिख रहा है आपको ये टेक्स्ट बॉक्स? इसके अंदर सारे ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है, कि आपका कौन सा ब्राउज़र है। ओके, ये गूगल क्रोम के बारे में बता रहे हैं, यहाँ देखें सफारी एंड क्रोम, ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं कि ये क्रोम है, ओके। और मैं इसको क्या कर देता हूँ, देखें इसकी नाम मुझे पता है कि इसका नाम है ब्राउज़र, और मैंने इसको कर दिया इनपुट टाइप हिडन। तो ये मेरे फॉर्म का हिस्सा है,
लेकिन फॉर्म पे नज़र नहीं आएगा। ओके, तो फॉर्म पे नज़र नहीं आएगा। अब हम इसको वहाँ दूसरे पेज पे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरे पेज पे जाकर मैंने कहीं पर भी लिख दिया, लास्ट में मैंने कहा एको $_post में से, मतलब मैं वेरिएबल बना रहा था हर चीज़ के लिए, इसके लिए मैं वेरिएबल भी नहीं बना रहा, डायरेक्ट ही कर रहा। मैंने कहा जो ब्राउज़र के नाम की फील्ड होगी, अब ये ब्राउज़र के नाम की जो फील्ड है वो एक्चुअली हिडन फील्ड है, ठीक है, लेकिन इसका डेटा हमें यहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा हमारे तमाम आइटम्स के बाद। इनसे पहले मैं एक एको और कर देता हूँ जिसमें मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ BR, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या हुआ, जब मैं क्रोम पे रहते हुए फॉर्म भरता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ, इस बार मैंने सिर्फ साइंस सेलेक्ट किया, सबमिट किया, तो देखो हमारे पेज पर आउटपुट आया डेटा वाले पे कि ये नाम है, ये सिटी है, ये जेंडर है, ये सब्जेक्ट उसने सेलेक्ट किया था और ये उस ब्राउज़र का नाम है जिससे उसने इस वक्त एक्सेस किया हमारी एप्लीकेशन। ओके, अगर मैं ब्राउज़र चेंज करता हूँ, देखिएगा मैं यहाँ पर फायरफॉक्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ। क्रोम पर उसने बताया कि ये मोज़िला 5.0 वर्जन है, विंडोज़ ये है, एप्पल वेबकिट और गेको इनका रेंडरिंग इंजन होता है क्रोम का, क्रोम था ये। फायरफॉक्स पे जाकर जब मैंने लिखा लोकल होस्ट 82/फॉर्म वर्किंग, ये हमारी वेबसाइट जो चल रही है इस वक्त, इस पर हम काम कर रहे हैं, देखिए वैसे ही फॉर्म है, मैं इसको भी सबमिट करता हूँ। मैंने कहा जी अफनान, पासवर्ड दे दिया और मेल सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर उर्दू सेलेक्ट करके सबमिट किया। लेकिन डेटा मुझे पहुंचा अफनान, सिटी थी 2, जेंडर उर्दू का सब्जेक्ट, और ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन भी पहुंची। इस बार गेको है, लेकिन कौन सा, फायरफॉक्स 61.0। तो पता ही चला कि हमने एक हिडन फील्ड के ज़रिए से किसी भी यूज़र का हम क्या ये एक्सेस कर रहे हैं, ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे हैं किसके ज़रिए, HTTP_यूज़र एजेंट के ज़रिए, ठीक है। तो हमारे फॉर्म के साथ हमने काफ़ी सारे काम किया आज, फॉर्म के अंदर हमने काफ़ी सारे कंट्रोल्स पर भी काम किया, ठीक है। अब आगे के लेक्चर्स में हम फिर इमेज अपलोडिंग की भी बात करेंगे फॉर्म के ज़रिए से। आज के लिए काफ़ी है, फिर हम इंशाल्लाह डेटाबेस भी कनेक्ट करेंगे, ठीक है।